सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, पहली बात जो मैं आप लोग को कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप सब लोग जो है तो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ अपना नेम मेंशन करें अपने व्हाट्सएप में। तो फ़ायदा ये होगा कि जब मैं लेट सपोज जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोग की एक असेसमेंट ली थी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था एंड आई आस्क ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट। तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये आंसर मुझे किस स्टूडेंट ने दिया है। तो जो नाम आप लोग के यहाँ गूगल क्लासरूम में है तो वही नाम आप लोग काइंडली अपने व्हाट्सएप पे मेंशन कर ले, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू एसेस। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कोई इशू तो नहीं होगा अपना नाम मेंशन करने से? इट विल बी इजी फॉर मी No, लाइक। ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मोहम्मद उस्मान, उनका नाम वहाँ पे मेंशन था एज इट इज़ लाइक इन द गूगल क्लासरूम। सो मुझे इजीली पता चला कि जो आंसर किया है तो वो मोहम्मद उस्मान ने किया है एंड हिज आंसर वाज कम्प्लीटली करेक्ट। और जिस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए थे, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। बट इन टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह एट द एंड अगर हमें टाइम मिला देन वी विल डिस्कस दैट, अदरवाइज वी विल डिस्कस दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। और आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि मैं टाइम निकालूँ उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए। सो होप सो कि जो आंसर्स अपने स्टूडेंट्स ने दिए हैं उस लिहाज से भी काफ़ी क्लियर हुआ होगा आप लोग को। So let me start the lecture first. At the end of the lecture, we will inshallah discuss your questions. So in today's lecture in module 2, we will going to discuss the analysis of statically determinate beams. So who will going to tell me what is the meaning of the word analysis and what does the determinate word mean? Anyone? The determinate means that when the number of unknowns is equal to the number of available equilibrium equations, so that structure is said to be determinate. Okay, so let me answer one of the question of the student. I think his name was Zarnosh Khatak. Okay, ma'am, which structure we should be preferred? A statically, internally statically determinate or externally statically determinate structure? So let me give you an answer. A structure can be called as a statically determinate structure if the number of equations are available is enough for solving that. So if we talk about an internal indeterminacy, so that is something related to the stability of a structure. If we make a structure statically indeterminate, so what does it mean? We are actually disturbing the stability of a structure, because a structure when it is indeterminate, तो क्या होगा जब अगर उस पे load आएगा तो structure will rearrange or redistribute those loads. सो अगर लेट सपोज स्ट्रक्चर के इंटरनल पार्ट्स में हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड्स होगी, तो जो पार्ट्स जो लोड बेयरिंग हो तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। सो व्हाट वी विल एक्चुअली डूइंग प्रैक्टिकली कि हम स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट बनाते हैं। द रीजन इज कि अगर लेट सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर पे कोई एक्स्ट्रा लोड आए तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट है दैट विल बी एबल टू टेक दोज लोड्स, और क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सो रिमेंबर वन थिंग, हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग एन इंटरनली स्टेबल और इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स practically. So this is something related to one of the question. So let's move on. Today we will going to discuss about the internal loadings, the internal resultant loading at a specified point. Means in today's lecture we will be discussing about the beams. That is how we will going to calculate the internal loadings and how we will going to draw the shear force and the bending moment diagram of a beams. And then in today's lecture I'll be giving you a home assignment as well. So first of all we will define beams. Beams क्या होती हैं? Beams are actually the structural members. First of all कि हम अगर start से बात करें तो this is a structural member. The next thing is it is a structural member which carry transverse loading.
इस पे हमारे साथ कैसी लोडिंग्स आती हैं, परपेंडिकुलर लोडिंग्स आती हैं टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो क्या होता है, अगर हमारे पास बीम पे लोड आए तो व्हाट विल हैपन कि जो अपर पार्ट ऑफ द बीम है that will goes in a what, that will goes in a compression, and the below part of the beam will be in tension. So हम क्या करते हैं, हम जो बीम की लेट सपोज अगर डिजाइन करते हैं तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंक्रीट इज वेरी मच वीक इन कंप्रेशन। कंक्रीट जो है वो हमारे पास कंप्रेसिव लोड्स नहीं लेता है, लेकिन टेंसाइल लोड्स, आई एम रियली सॉरी, टेंसाइल लोड्स बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर ले सकता है तो दैट इज जस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द कंप्रेसिव लोडिंग। तो जहां पर हमारे पास टेंसाइल इफेक्ट्स आती हैं इन बीम्स और इन अ concrete, what we'll actually doing, we'll provide the reinforcement at those locations. We provide reinforcement at those locations. हम steel bars provide करते हैं to take the tensile effects. So this is something related to the design, but in a analysis then you should keep this thing in your mind कि अगर हमारे पास beam पे force आएगा तो क्या होगा, the upper fibers of the beam will be in compression and the lower fibers of the beam will be in tension. तो जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बीम टेंशन में हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कंक्रीट तो टेंसाइल इफेक्ट्स ज्यादा ले नहीं सकता, देन वी विल प्रोवाइड स्टील rebars or steel reinforcement in a beams or in any structural member having tensile effects. So, and made up of concrete. So to design a beam, a detailed knowledge of the variation of the axial force, the shear force and the bending moment is important. So this is what I have explained in the previous slides as well. So before designing a structural member, it is necessary to understand the forces and the movement that came over it and the effects of those forces and the movements. अगर आप इस पिक्चर में देख ले तो this column is actually subjected to some axial load. So you can see over here when a column is subjected to axial load तो क्या होगा, practically आप देखिए column में हमारे पास buckling होगी। तो जो बकलिंग होगी तो स्टील कॉलम में, तो लेट सपोज हम बेंड को देख सकते हैं कि एक स्टील कॉलम हो, लेट सपोज उस पर लोड आए तो वो बेंड होगा, तो दैट बेंड इज समथिंग विजिबल टू अस। बट इन अ कंक्रीट अगर बकलिंग होगी तो क्या होगा, हमारे पास कंक्रीट जो है तो वो फेल हो जाएगा। स्टील रिबार्स हमें दिखेंगी, स्टील रिबार्स में हमारे पास वो जो बकलिंग है वो हमें पता चलेगी, लेकिन जो हमारे पास कंक्रीट है तो वो क्या होगा, वो क्रश्ड हो जाएगा। So this is something practically like we should have to understand the effects of the axial loading on a column. और अगर let's suppose हमारे पास column short column हो, तो short column में तो फिर buckling हो नहीं सकती। You will be going to discuss it in the coming semesters as well कि short columns हो तो क्या होगा, हमारे पास directly the column will get crushed. Similarly, you can see over here the effect of shear force. Practically, we can see in a beam, let's suppose if there is a shear effect, तो क्या होगा, the upper and the lower part of the beam will get क्या separated from each other. तो shear effects की वजह से जब structure move करेगा, as we are designing the structure as a fixed supported structure or a pin supported structure, तो क्या होगा, हमारे पास जो shear effects की वजह से cracks आएंगी structure में. Some will be the major cracks, some will be the minor cracks. And similarly, you can see the column shear effects as well here in this picture. Similarly, the movement. As I already told you कि अगर कोई movement आएगी तो concrete will get crushed. और क्या होगा, that movement effect we can see in a rebars or in a steel reinforcement. So due to the movement, you can see over here the जो हमारे पास जो स्टील की रिबार है वो बेंड हुई है अपवर्ड। तो जो upward bending है, this is because of the movement over here. So understanding these three, that is the shear, the normal force and the bending moment effect, is necessary while designing a structure. And what we'll do in an analysis, we actually calculate these effects in a structure. So the internal loading at a specified point. अगर let's suppose हम किसी एक point पे internal loading की बात करें, then we can calculate that internal loading at this one point using method of sections. हम method of sections use करते हैं to calculate these effects. If let's suppose in a beam or in any structure, these three internal action में अगर
the shear force, the moment and the normal force. So हम क्या करते हैं, हम लेट सपोज स्ट्रक्चर को किसी एक पॉइंट पे और स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं, एंड अगर हम कट करते हैं तो एज हमें पता है कि यहाँ पे अप्लाइड लोडिंग्स होगी, आइदर द पॉइंट लोडिंग और द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग और एनी लोडिंग. तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दीज लोडिंग देयर विल बी अ नेट shear at this location, there will be a movement at this location, and there will be a normal force if there is, let's suppose, the structure is subjected to some normal forces as well. So these three internal action will occur at this point. So अगर let's suppose हम structure को cut करते हैं from these locations, this is something sign convention you will be using. In the next slide I'll going to discuss this thing. So you should have to make sure that each and every point of your structure should be in equilibrium. This point, this point, this point, all the points will be in equilibrium. In equilibrium mean there will be a zero net force at each and every point, a zero net internal forces. Net means the summation of the internal forces at each point should be zero. But if let's suppose we are taking that point separately, तो क्या होगा, उस पे हमारे पास एक shear force आएगा, एक normal force आएगा, and एक movement आएगी. And if we analyze the structure from either this side or from this side, these actions will remain the same at that specified point. You will be see it in the upcoming slides as well. So we use some sign convention. On the left hand face of the cut member, the normal force act to the right, the internal shear force acts downward, and the movements acts counterclockwise. So you can see over here, if let's suppose I am having a beam like this, and if I want to cut the beam at this location, and if I want to analyze the beam from here, we will, what we'll be doing, we will throw this portion. We will just analyze this one. So, अगर मैं इस portion को analyze करूँ, let's suppose if I'm taking this section, so positive sign convention हमारे पास ये होगी कि जो downward shear है, we will be taking it as positive if we are analyzing the structure from here. If we are using these loading for calculating these internal actions. Similarly, जो movement होगा counterclockwise will be positive and normal acting up away from the cut portion will be taken as positive. Now, if we are analyzing, if we are throwing this portion, and if we want to analyze or if we want to calculate the internal forces from this side, that is from here. So our sign convention will be this one. The upward shear will be taken as positive, the movement will be clockwise movement will be taken as positive, and similarly the normal force acting to the left will be taken as positive. So this is the sign convention that are used, that we'll be using. This one and this one. That is, when the shear force causing the structure to rotate clockwise, you can see this force, this couple will try to rotate the structure clockwise. So this shear will be taken as positive shear. Similarly, a movement from here and here. So this convention, if the movement causing compression at the above portion, like let me remove this first. Just remember one thing कि अगर हमारे पास मूवमेंट ऐसी हो कि वो स्ट्रक्चर में अपर पोर्शन में कंप्रेशन काज करे और नीचे पोर्शन में टेंशन काज करे, मींस द मूवमेंट इज लाइक दिस, सो वी कैन कॉल दैट मूवमेंट एज अ पॉजिटिव मूवमेंट. सिमिलरली अगर लेट्स सपोज हमारे पास मूवमेंट ऐसी हो, कर्वेचर एक्टिंग डाउनवर्ड, सो क्या होगा, this will cause tension in the upper fiber and compression in the lower fiber. So this movement will be taken as negative movement. Similarly, कि अगर let's suppose हमारे पास normal force structure में tension cause करे, if it cause the length of a structure to get increased, so that shear force will be taken as positive shear. Normal, sorry. And if let's suppose the shear force is causing rotation in a structure in a clockwise sense, so we call that as a positive shear. If let's suppose the shear is something like this,
So what will happen? This force will try to move the member this way, and this force will try to move the member this way. So you can see a net force will be in which direction? In a counterclockwise. So this type of shear will be taken as negative shear. So this is the sign convention that we'll be using. So next we'll move towards the procedure for calculating the internal loading at one specified point. So what we'll be doing actually, let me summarize these points. कि first of all हम क्या करेंगे, हम support पे reactions calculate करेंगे. Then जब हम supports पे reaction calculate कर ले, after that we will be taking a cut or a section at that location where we are required to calculate the internal loadings. और वहां पे हम अपनी पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो है तो वो शेयर फोर्स मूवमेंट एंड द नॉर्मल फोर्स ड्रा करेंगे. सो फिर हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द सेम वर्क, वी विल बी यूजिंग द सेम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कैलकुलेटिंग दीज अननोन्स. अननोन्स हमारे पास क्या है? द मूवमेंट एट द पॉइंट, द शेयर एट द पॉइंट एंड द नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट. सो हम क्या करेंगे, हम उसी पॉइंट्स पे फिर वही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करके मूवमेंट, शेयर एंड नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे. सो here that is explained. So for example, let's suppose we are required to determine the internal shear and the moment acting at a section passing through point C in the beam. हमें एक बीम गिवन है, उस बीम पे हमारे पास ट्राइंगुलर लोडिंग्स हैं और हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट सी पे आप लोग क्या कैलकुलेट करें? द इंटरनल शेयर एंड द मूवमेंट. एक्सियल फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस हम बीम में इसलिए नहीं लेते कि बीम का जो मेंबर है दैट इज मोस्टली सब्जेक्टेड टू लोडिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. एक्सियल जो है, नॉर्मल लोडिंग जो है तो वो हमारे पास बीम में मोस्टली नहीं आती. So that's why in a beam we usually neglect or we usually ignore the axial effects. कि the loading जो beam पे है that is actually perpendicular. तो जो reactions होंगे वो भी perpendicular होंगे. तो जो normal forces जो internal actions होंगी वो भी वही आएंगी, perpendicular and movement. So that's why we only consider the internal shear and movement in case of beams. So let's solve this example. First, we will be calculating what? We will be calculating the reaction at the supports level. And similarly, we will be converting this load into a point load. So as it is a triangular load acting at 18 feet of length, तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एज b into h by 2. So ये लोड जो है this is an area load, you can see. So what we'll be doing, we will be converting this into a point load as what? 3 multiply 18. 18 के लेंथ पे हमारे पास आ रही है 13 लोडिंग है डिवाइडेड बाय 2. So क्या आएगा हमारे पास? 27 किप का लोड आएगा. 3 into 18 डिवाइडेड बाय 2. और ये 27 किप का लोड हमारे पास कहाँ पे लगेगा? सेंट्रोइड ऑफ द लोड पे लगेगा. सेंट्रोइड, सेंटर हमारे पास ट्राइंगल का कहाँ पे आता है? लेट्स सपोज इफ वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, so we usually take the centroid from the which location? From here we take it from b by 3 or h by 3, and from here we usually take the centroid as 2b by 3. I think ये चीजें तो आप लोग को क्लियर होगी. क्लियर Yes, है? ma'am. क्लियर है. यस. सही. तो हमारी जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे आएगी? दैट विल एक्ट एट दिस लोकेशन. फ्रॉम हियर इट विल बी फ्रॉम व्हाट? 2 into 18 by 3 पे हमारे पास आएगी, and from here from 18 by 3. So the 27 kip load occur at 12 feet and 6 feet. Now we will be going to analyze our structure. तो हम क्या करेंगे? हम शेयर यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे रिएक्शन. एज वी आर हैविंग अ रोलर एंड अ पिन सपोर्ट एट दीज लोकेशंस, सो हम रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम लेट सपोज आर बी कैलकुलेट करना चाहें, दे कॉल इट वी बी, लेट सपोज आई कॉल इट आर बी एंड आर ए, तो क्या हम करेंगे? Let's suppose we take the moment at point B as 0. Summation of moment at point B equal to 0. And let's suppose if I am assuming कि जो हमारे पास clockwise movements है वो क्या आएंगी? That will be positive. So let me analyze the structure now. So RB into 18, sorry RA
into 18, and as the movement of this reaction will be in clockwise direction, so I'll be taking it positive, minus as the loading is acting downward, तो वो क्या cause करेगा, that will causing a rotation over here or a movement in a counterclockwise direction, minus 3 into 18 by 2 is the load, or you can directly take 27 multiply with its perpendicular distance. Perpendicular distance क्या होगा from here, that will be 18 by 3. So इससे हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, RA. So we utilize one equilibrium equation. Next, what we'll be doing, we'll be calculating RB now. So we can calculate RB either using taking moment at point A or either using summation of forces in the y direction. Let me clear the screen first. So for calculating RB, what we'll be doing, we'll be taking summation of forces in the y direction equal to 0. So we have how many forces? This one, and this one. So let's suppose the upward forces are taken as positive. This is my sign convention. You can take the downward forces as positive. So in equilibrium condition, we can assume any direction, but we'll be consistent with this direction. हम क्या करेंगे, हम अपने sign convention के साथ consistent रहेंगे, उसी चीज को हम use करेंगे. So this reaction is RA, this one is RB. So RA plus RB both are acting upward, minus 3 into 18 by 2. एक load है हमारे पास, that is 27 kip. This will be equal to 0. So we can calculate RB from here as well. So RB come out to be 18 kip and RA come out to be 9 kip. So we have calculated the reaction at the support level. सबको clear है? अगर नहीं clear तो let me explain it again because ये जो है तो सबसे important point है. Anyone who are not clear with this thing? कोई भी जिन्हें समझ नहीं आई हो to calculate the reactions, because reactions जो है that calculation of reaction is the core step. मैम ये -3 and 218 by 22 सॉरी ये किस तरह है इसकी तरह? अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लोडिंग जो है वो हमारे पास ट्राइंगुलर है, तो अगर हम ट्राइंगुलर लोडिंग को पॉइंट लोडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव this type of condition. This portion is 3. Let's don't take it as a load, let's suppose just take it a triangle. तो हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है ना कि ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ b इंटू h. सो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 18 बाई 2 से इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी एक्चुअली अ पॉइंट लोड. अभी समझ आए, 3 किप पर फुट है ना हमारे पास, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज 18 फुट. तो क्या होगा, 3 इंटू 18 बाई 2 से हमारे पास एक लोड आएगी किप्स में, और वो कौन सी लोड होगी, वो पॉइंट लोड होगी. अब हम उस पॉइंट लोड को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम इस ट्राइंगल के सेंटर पे उसे अप्लाई करेंगे. और ट्राइंगल का सेंटर हमारे पास कहाँ से आता है, जो जीरो लेट्स सपोज जो जीरो लेवल का हो, या जहां पे हमारे पास लेट्स सपोज लोडिंग 0 हो, लाइक दिस लोकेशन, वहां से हमारे पास सेंट्रोइड किस लोकेशन पे होगा, 2h/3 या 2b/3. तो हम लोड को यहां से 2b/3 दैट इज 2 इंटू 18/3 के लोकेशन पे प्लेस करेंगे. इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस मैम अभी क्लियर हो. अच्छा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग, अगर लेट सपोज हमारे पास ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड हो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 18, सो सिंपली 3 इंटू 18 b इंटू h होता है ना ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, सॉरी. सो दैट विल बी सिंपली 3 इंटू 18. और रेक्टेंगल का हमारे पास सेंटर कहाँ पे आता है, हाफ पोर्शन पे. लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज b, तो हाफ पे b/2.
तो हम उस ये लोड जो हम कैलकुलेट कर ले इस एरिया से, वी विल बी अप्लाइंग दैट एट द सेंटर सिंपली. So these are actually the shapes, or you can see के इन्हीं shapes के help से हम load को point load में convert करेंगे. If that step is clear, so let's move on. Now अब हम क्या करेंगे? अब हमें required है कि calculate करें internal loadings at point C. तो हम point C पे एक section लेंगे. हम क्या करेंगे? हम point C पे एक section लेंगे यहाँ पे, and that section will be at 6 feet. Point C जो है तो वो point A से 6 feet पे है. तो either we can take section from point A like this at 6 feet. So हमारे पास यहाँ से जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास shear जो है तो that will be acting downward, movement will be like this, and a normal force will be like this. We can take the section from point B as well. यहाँ अब तो हम ए से सेक्शन ले रहे हैं, हम बी से भी सेक्शन ले सकते हैं. और क्या होगा अगर हम बी से सेक्शन ले? दैट विल बी समवट लाइक दिस. द लोडिंग विल बी ट्रेपोजाइडल अगर हम बी से सेक्शन ले. एंड बी का रिएक्शन एक हमारे पास यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमने सेक्शन लेके इंटरनल लोडिंग्स कैलकुलेट करनी है. सो हम क्या लेंगे? अपवर्ड शेयर लेंगे, यहाँ पे clockwise movement लेंगे, and left wise normal force लेंगे to calculate all these things. So you can either use this section or this section, but कौन सा हमारे पास easy होगा calculations में? Obviously when we are moving from A, because the loading is simply a triangular loading. समझ आई? तो अब हम सेक्शन ए से पॉइंट ए से सेक्शन ले रहे हैं, and we want to calculate what? We want to calculate the shear at this point C. We want to calculate the moment at this point C. So simply we will be utilizing what? We will be utilizing the equilibrium equation. For the shear force, we will be utilizing the summation of Fy equal to 0. And for the moment force, we will be utilizing the summation of moment at the cut section equal to 0. Or similarly, for the normal force, we will be utilizing summation of Fx equal to 0. But as there is no, you can see over here, there is no loading in the NC direction. So NC is directly equal to 0. Now, let's calculate the, Let's calculate the shear. We see shear at point C. So take the summation of forces in a y direction equal to 0. We have how many forces? We have this 9 kip force in the upward direction, a distributed load over here, and what? And a shear at this. These are actually the 3 forces in the y direction. तो हम क्या करेंगे? First we will be calculating we will be converting the triangular load into a point load. So कैसे हम करेंगे? यहां से ये वन कैसे आया हमारे पास? Through similarity of triangles. This one came from the similarity of triangle. यहाँ अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 के पर फुट की लोडिंग है, तो यहाँ पे कितनी होगी? So we can use similarity of triangle for calculating this. Like if let's suppose we have a 3 kip in 18 feet. So we will be having how much in 6 feet? So we can calculate this x as 3 into 6 divided by 18. 18 by 18 equal to 1 kip per foot load. Means here I am having 1 kip per foot load. Similarly, you can calculate it for any distance. You can calculate it over here. Let's suppose if this distance is 10 feet. So how much will be the intensity of load at this location? So you can calculate it using similarity of triangle. Now as we are having a 6 feet portion. तो 6 feet के लिए जब हमने calculate किया using similarity of triangle, तो हमारे पास कितना आया? 1 kip per foot की loading आई. तो we can utilize this 1 kip per foot load over here. Now you can see what we'll be doing. We will be taking the summation of forces in the y direction equal to 0. We have 3 forces, this one, and this one.
सो लेट्स सपोज हम अपवर्ड फोर्सेस टेकन एज पॉजिटिव, हमारी साइन कन्वेंशन ये हुई. सो 9 इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसे हम लोड में कन्वर्ट करेंगे, माइनस उसे हम माइनस लेंगे, 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 into 6 divided by 2. Acha, and the downward shear VC, this will be equal to 0. So now from here we can calculate VC as 9 minus 3 is equal to VC. So VC come out to be 6 kip. So at point C जो हमारे पास shear force है वो कितनी है? That is 6 kip. Now we can calculate the moment at this location, the moment at the cut section. Let's suppose we are taking summation of moment at the cut equal to 0, and let's suppose we are assuming that the counterclockwise movement are taken as positive. So this load will cause a movement at this point. Similarly, this load will also cause a movement at this point. So, and there is a already present moment over here which we are going to calculate. So इन दो फोर्सेस की वजह से हमारे पास कट सेक्शन पे मूवमेंट्स आएंगी. वो क्या होगी? 9 into 6, and as 9 into 6 will cause the body to rotate in a clockwise sense, so we will be taking it as negative according to our sign convention. So minus 9 into 6 is the movement due to reaction at point A. अब हम क्या करेंगे? अब हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे इस लोडिंग की वजह से, इस ट्रायंगुलर लोडिंग की वजह से. वो हमारे पास क्या होगी? एंड एज यू कैन सी दिस ट्रायंगुलर लोडिंग विल कॉज अ रोटेशन इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हम इससे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव. और 1 किप की इंटेंसिटी है हमारे पास 1 into 6 divided by 2 is the load, multiply with its perpendicular distance. वो हमारे पास क्या होगी? That will be 6/3. यहां से हमारे पास 6/3 के पोर्शन पे लोडिंग है और हम मूवमेंट इस सेक्शन पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो दिस विल cause a movement like this over here at 6/3. And similarly, a counterclockwise movement over here, that is MC, this will be equal to 0. So from here we can calculate the value of MC. So this is how we will be going to calculate the internal loading at a specified point. Any question till this? कोई क्वेश्चन है? अगर मैम किसी को समझ नहीं अगर है हमने ये VC की डायरेक्शन ऑपोजिट ली है तो फिर तो हमारे हमारे पास पास आंसर -6 आएगा. एग्जैक्टली. तो तो और दैट जब विल हमारे शो पास यू. जी जब जी. हमारे पास -6 आएगा तो फिर उसी तरह फर्दर कैलकुलेशन में माइनस साइन यूज करेंगे. जब आपके पास -6 आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? कि जो आपकी एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत है. आपने लोडिंग को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी. अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इस साइन कन्वेंशन की बजाय ये साइन कन्वेंशन यूज की हो, अपवर्ड, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे आपके पास -6 रिजल्ट आएगा. तो इसका क्या मतलब है? कि जो आपने एज्यूम अपवर्ड डायरेक्शन किया है ये गलत है. You need to do what? You need to apply the force in the opposite direction. माइनस साइन का ये मतलब होगा. अगर लेट सपोज आपके पास मूवमेंट जो है, तो मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर लेट सपोज आपने मूवमेंट इस डायरेक्शन में ली हो और आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या है? कि मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस दूसरे डायरेक्शन में है. सिमिलर गोस फॉर द फोर्स. अपवर्ड एज्यूम की हो, नेगेटिव साइन आए, इट्स मीन अपवर्ड नहीं है, दैट इज डाउनवर्ड. सो फर्दर कैलकुलेशन में आपको फिर डाउनवर्ड यूज करनी होगी. समझ आई आपको? ओके मैम. और मैम ये जो कन्वेंशन है ये अपने हिसाब से ले सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज को मैं इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव ले लूं? एग्जैक्टली. जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं तो उसमें आप साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं, दैट इज फ्री. बट जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर का एक्सप्लेन किया, तो दीज आर एक्चुअली फिक्स्ड. तो अगर आप लेट सपोज ये कर लें कि यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड शेयर एज्यूम किया है, आप अपवर्ड एज्यूम कर ले, तो क्या होगा? आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है? कि अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में
इंटरनल लोडिंग कैलकुलेट करे तो शेयर को आपको नेगेटिव लेना होगा, डाउनवर्ड लेना होगा, सॉरी। सो यू कैन यूज एनी साइन कन्वेंशन। लास्ट में आप लोग को वैसे भी वही आंसर मिलेगा जो जो असल में साइन कन्वेंशन के मुताबिक होगा। एवरी स्टूडेंट्स इफ दे इज्यूम इन एन अपोजिट डायरेक्शन दे विल गेट नेगेटिव साइन। तो इसका क्या मतलब होगा कि यू शुड हैव टू रिवर्स योर रिएक्शन फोर्स। तो फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग को इस स्टेज पे इस बात की समझ आनी चाहिए कि शेयर अगर हो और अगर वो क्लॉकवाइज इफेक्ट कास्ट करें तो वी विल टेक दैट शेयर एज नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप उसे नेगेटिव एज्यूम कर ले तो आपके पास कैलकुलेशन से आंसर जो है तो वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो दैट थिंग इज दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कैलकुलेशंस। तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बेटर इज कि आप अपने इंटरनल लोडिंग की जो पॉजिटिव कन्वेंशन है उसके साथ स्टिक रहें। अच्छा, and another example over here, we are required to determine the internal shear in the moment acting at the cantilever beam. You can see the cantilever beam जो है उसपे कौन सी लोडिंग है हमारे पास, पॉइंट लोडिंग है। एंड इस पॉइंट लोडिंग पे से हमने क्या करना होगा, पॉइंट सी पे एंड पॉइंट डी पे हमने इंटरनल एक्शंस कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट्स try this. Either you can calculate it from which from point A as well, कि अगर आप पहले क्या करें, आप पहले यहाँ पे रिएक्शंस कैलकुलेट करें। कौन कौन से रिएक्शंस हमारे पास आएंगी, अपवर्ड फोर्स आएगी एंड मूवमेंट आएंगी। तो आप इस शेयर और सॉरी आप इस रिएक्शंस को कैलकुलेट कर ले पहले, फिर यहाँ से आप अपना सेक्शन ले। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। अगर आप लेट्स सपोज कैंटिलीवर के पोर्शन से डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहे तो व्हाट यू विल बी डूइंग, आवर सी इज एट दिस लोकेशन, सी जो है तो वो यहाँ पे सेक्शन है। सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस पोर्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। हमें फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एक्शंस हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे कोई सपोर्ट्स एक्सेट्रा तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यही से सेक्शन लेके इजीली अपने शेयर एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे एट पॉइंट सी। Now you can see we have how many loadings? We have VC in an upward direction, positive convention के मुताबिक, 5 kilonewton in a downward direction, 5 kilonewton, 5 kilonewton forces in a downward direction. So we can take summation of forces in the y direction equal to 0, and we can take the upward forces as positive. So what we will be getting, VC positive minus 5 minus 5 minus 5 equal to 0. So VC come out to be 15 kilonewton at point C. So the shear at point C is 15 kilonewton. Similarly, we can calculate the moment at point C as taking the moment at point C or taking the moment at the cut section equal to 0. हम कट सेक्शन पे मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे एंड लेट्स सपोज वी एज्यूम दैट द काउंटर क्लॉकवाइज, हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो द अप्लाइड एमसी इज व्हाट, दैट इज द रिक्वायर्ड एमसी, सॉरी दैट इज नेगेटिव नाउ, क्योंकि वो क्या है, क्लॉकवाइज है। Our assumption is that we'll be taking counterclockwise movement as positive. Similarly, this force is also causing a clockwise movement. This force is also causing a clockwise movement, and this force is also causing a clockwise movement. And how much will be the movement caused due to this force? 5 into 1. How much will be the movement caused by this for 5 into this perpendicular distance, which is 2 meter. Similarly, the movement due to this will be 5 into 3. So, and this applied movement of 20 kilonewton. So we get MC as minus 50. तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन ली है, this one, हमने जो डायरेक्शन ली है, this is wrong. The movement will be in this direction. So we can then apply that movement in its own direction. That is जो positive हमारे पास directions होंगी. 15 upward, वो तो ठीक है. So shear force of 15 will acting in upward direction and a movement is come out to be minus 50. So इसका मतलब है कि movement हमारे पास clockwise नहीं है,
movement is counterclockwise, and that will be 50 kilonewton meter. And similarly you can do it for section D as well. But section D में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास section D में कितनी loadings आएंगी? At section D we will be having, section D is at this location. तो इस लोकेशन पे हमारे पास पॉइंट डी पे एक लोड भी अप्लाई है 5 किलो न्यूटन का. ये लोड कोई मूवमेंट तो कास्ट नहीं करेगी बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस पॉइंट एंड द पॉइंट डी इज द सेम, बट this will contribute in the shear. So shear force में हमारे पास ये लोड, ये लोड, ये लोड और ये लोड आएंगे. और similarly we can calculate the moment because of this load, this load, this load, and summing up this one moment with that. ये तो क्लियर है ना? कर सकते हैं ना आप? मैम जी बेटा. ये मतलब बेंडिंग किस तरह होगा? कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा सर मैम? कौन से सेक्शन में? यहाँ सारा पे मुकम्मल बीम मैम. मुकम्मल बीम में जो लोडिंग की कंडीशन है that is something stable ना, कोई इसमें बेंडिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं होगी because the system is stable. बट अगर हम इस सेक्शन की बात करें, लेट्स सपोज सेक्शन BC, तो सेक्शन BC में हमारे पास क्या कंडीशन होगी? As you can see over here, an applied moment is this one. Similarly, the loading will cause the beam to rotate in a downward direction, and this movements will cause the beam to rotate in an upward direction. तो हमारे पास कुछ इस किस्म की कंडीशन. This will try to move the structure up, and this will try to remove the structure down. This will try to remove the structure down, and this will try to remove the structure up. तो कैसी कंडीशन होगी? Like this. Due to this movement, the structure will move up. Due to this movement, the structure will move up. Due to this loading, the structure will move downward. So हमारे पास जो structure है, that will bend something like this. Bending जो है तो आप loading से directly जो है तो वो calculate कर और draw कर सकते हैं कि हमारे पास structure में कैसी bending आएगी. ओके मैम, थैंक यू. Acha. So the next thing is determine the internal shear and moment acting on the beam. This is exactly similar to the question we have discussed previously. ما قصيدي كنا؟ Yes, تمشي ma'am. بمطريق per foot لا discuss को. So Yes, ده ma'am. بس بقبله اوكي تكتا. شاشات بك سما سلينو هي any time تبوس كل شيء, and let's move toward the example number 4. In an example number 4, we are given with a 40 kilonewton force in the figure. The 40 kilonewton force in the figure is supported by a floor panel DE. एक फ्लोर है, फ्लोर का जो पैनल है उस पे हमारे पास 40 kilonewton का एक लोड लग रहा है, and that load is and that floor panel is actually supported by floor beams. ये फ्लोर बीम्स है जो आई शेप में हमारे पास है. फ्लोर बीम्स हैं, ऊपर पे फ्लोर का एक पैनल है और फ्लोर के पैनल पे 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, एंड दैट फ्लोर पैनल इज सपोर्टेड बाय दिस आई शेप फ्लोर बीम्स, एंड दिस आई शेप फ्लोर बीम्स इज सपोर्टेड बाय अ गर्डर AB. To calculate the internal shear and the moment at point C in the girder. So किसी को कोई आइडिया है हाउ वी विल बी गोइंग टू डू दिस? हमने क्या करना होगा पहले? रिएक्शन फोर्स में. बट बिफोर द रिएक्शन फोर्सेस हमने एक स्टेप और भी करनी होगी. कौन बताएगा? सेक्शंस को अलग करेंगे. सेक्शंस को अलग करेंगे, ये तो हम रिएक्शन फोर्सेस के बाद करते हैं. बिफोर कैलकुलेटिंग द रिएक्शन फोर्सेस हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को आप देख ले, इस सिचुएशन को. The loading is 40 actually न्यूटन floor फोर्स beam. हम ये 4 बीम पे डिवाइड करेंगे, 5 पे. 4 बीम पे डिवाइड करेंगे. Anyone else? You are something near, but you are incorrect. डिस्ट्रीब्यूटेड इसको ट्रीट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यहाँ पे हमारे पास फ्लोर बीम है. सॉरी मैम, ये जो हमारे पास 40 किलो न्यूटन And की that फोर्स है is उसको हम ये पैनल्स पे डिवाइड करेंगे, 0.6 और 1.4 वाले पे. अच्छा, तो कौन कौन सी बीम्स में हमारे पास लोडिंग आएगी? थर्ड और फोर्थ. ये जो इसके नियरेस्ट जो है, ये जो डी और ई पे आएगी. एग्जैक्टली. आपका क्या नाम है? शाहिद नवाब.
वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी एक्चुअली ट्रांसमिटिंग दैट 40 किलो न्यूटन लोड टू फर्स्ट दिस बीम्स डी एंड ई। डी और ई बीम को हम ट्रांसफर करेंगे। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई लोडिंग होती तो दैट विल बी देन ट्रांसफर टू दिस। अगर हम यहाँ पे बीम्स अप्लाई कर रहे हैं, हम बीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी पैनल्स हैं हमारे पास, लेट सपोज एक डीई पैनल है, तो डीई पैनल के अंडर जो भी लोड आएगा वो ये बीम्स रेजिस्ट करेंगी। एंड सिमिलरली लेट सपोज हमारे पास ये आप मेरे कर्सर को देखें, लेट सपोज अगर यहाँ पे और यहाँ पे इस पैनल के मिड में कोई लोड होता या एनीवेयर, तो वो लोड कौन से बीम्स लेते हैं, ये बीम्स। सो ये 40 किलो न्यूटन लोड चूंकि डी और ई बीम्स के पैनल के अंदर आ रही है, तो ये डी और ई जो है तो वो ये लोडिंग लेगी, और यहाँ से ये लोड एज अ विच लोड ट्रांसफर होगी टू द गर्डर, Point load. as a point load, exactly. So now we will be doing this thing. As you can see over here, we can calculate the reactions at the beam level due to this 40 kilonewton load. This 40 kilonewton load acting over here, you can calculate, let's call it RD, as this is point D and this is point E. So first calculate the reaction due to these loads 1.4 meter. So हम क्या करेंगे, लेट सपोज टेक समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू 0, तो उससे हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, आर ई कैलकुलेट होगा। और लेट सपोज हम कहें कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो 40 मल्टीप्लाई 0.6 माइनस आर ई मल्टीप्लाई व्हाट 1.4 प्लस 0.6 दैट इज 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आर ई क्या आएगा, 12 किलो न्यूटन। Now we can take summation of forces in the y direction equal to 0. 40 plus RD plus RE. RE तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो RE को हम 40 से माइनस करेंगे तो हमारे पास RD क्या आएगा, 28 किलो न्यूटन। सो ये 28 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन हमारे पास कहाँ ट्रांसफर होगी, दिस विल बी ट्रांसफर टू द बीम, and in a beam यहाँ पे इसका एक reaction force आएगा and this will be again transferred to the girder. Now we can calculate the reaction at the girder level. You can see over here, we will take a section at this location, but before this we will be calculating these reactions. गर्डर में तो हमारे पास रिएक्शन नहीं आई ना, अभी तो हमने जस्ट उस लोड को ट्रांसफर किया है। सो जो लोड है वो हमारे पास कहाँ पे आई, वो लोड हमारे पास 28 किलो न्यूटन यहाँ पे और 12 किलो न्यूटन यहाँ पे, एंड यू कैन सी द डिस्टेंसेस एज वेल। तो अब हम क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस इज 4, दिस डिस्टेंस इज 6 एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 8, आई थिंक सो, यस। सो हम क्या करेंगे, हम ये रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, ये 17 किलो न्यूटन और 23 किलो न्यूटन, लेट कॉल इट, लेट सपोज RA and let's call it RB. So calculate these reaction because of these applied loads. Summation of movement at point A अगर हम 0 लेंगे और let's suppose clockwise movement को हम positive लेंगे, then we will be able to calculate RB. तो क्या होगा, इस फोर्स का let's suppose अगर हम movement ले about point A, so point A से इसका हम perpendicular distance calculate करेंगे, that is 4. So 28 multiply 4. सिमिलरली इस 12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, 6 है, सो प्लस 12 मल्टीप्लाई 6, और इस RB का, एंड RB इज एक्टिंग लाइक अपवर्ड, सो इट विल कास्ट काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और हमारी कन्वेंशन क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस होगा, तो माइनस RB इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो वो कितना होगा, 8 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास RB आएगी 23। सिमिलरली वी कैन टेक समेशन ऑफ फोर्सेज इन द y डायरेक्शन इक्वल टू 0, और हम क्या करेंगे, जब हम समेशन ऑफ फोर्सेज इन द y डायरेक्शन इक्वल टू 0 ले ले, तो एक हमारे पास ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और ये हमारे पास RB जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है,
तो वो हम एड अप कर लेंगे। सो आर ए प्लस आर बी, क्योंकि वो एक्टिंग अपवर्ड है, -28 -12, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आर ए क्या आया, 17 किलो न्यूटन। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट रिएक्शंस हम क्या करेंगे, वी विल बी नाउ टेकिंग सेक्शन 8.c। अब हम यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस लोड एंड दिस लोड, बट इजी इज के हम यहाँ से एनालाइज करें। तो अगर हम यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं तो आई एम टेकिंग सेक्शन एट दिस लोकेशन, डिस्कार्ड दिस पोर्शन। सो अच्छा क्या कर लेंगे मैम, जी बेटा यहाँ से क्या कर लेंगे मैम, ये ऊपर वाली एग्जांपल है। बस चले सही है। एनीवन हैविंग एनी इशू? किसी और को अगर कोई मसला हो देन आई विल एक्सप्लेन। मैम असल में ये स्पोर्ट रिएक्शन और ये चीजें ये हमने मतलब MS1 में और इससे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है ना, तो हम करेंगे मतलब जो मेन जगह है उनसे आप उनको सारा डिटेल में समझें और बाकी इस तरह निकल जाए। बेटा आई विल बी टीचिंग इट एट दिस लेवल के आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर लेट्स सपोज ना भी समझे तो उन्हें भी समझ आए, तो जिन्हें समझ आती है उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि चलो उनको थोड़ी और भी समझ आ जाएगी, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आती तो वी विल हैव टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू दैट स्टूडेंट टू लर्न। हमें उन्हें भी तो प्रोवाइड करनी होगी ना। अगर लेट्स सपोज किसी की MOS 1 वीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो स्ट्रक्चर में सीखे। तो जो स्ट्रक्चर में सीखने वाले हैं तो उनके लिए आई विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डेप्थ। अगर लेट्स सपोज वो स्टूडेंट्स मुझे कहें कि मैम हमें समझ आ गई, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। तो अगर इस लेवल पे किसी को समझ नहीं आई तो दे कैन टेल मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट भी है ना, वो बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं, तो उनको मसला होगा तो फिर तो वो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन जो डिटेल में किया करें, बाकी खैर आप स्किप कर सकती है। ये कौन बात कर रहा है? नोमान खान में। नोमान, ओके। So let's move toward the share and the moment functions. How we will going to derive the share? एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम अगर टाइम हो तो डिटेल में क्या करें, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। Exactly. टाइम नहीं है That's तो what फिर I am saying to those students who already learned this thing. हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं कि हमारे क्लास में भी लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं तो माय कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द MOS1 द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाज क्लियर अप टू द लेवल कि मुझे लगता था कि टीचर ये चीज क्यों समझा रहे हैं। जो हम ये इन्हीं चीजों में इन्हीं स्लाइड्स में हमने भी पढ़ा है, मुझे लगता था टीचर क्यों समझा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर ऐसे भी होते थे जो आके मुझसे पूछते थे कि नायब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग टू मी, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। देन आई विल रियलाइज के व्हाई द टीचर इज एक्सप्लेनिंग दीज सिंपल थिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट द सेम लेवल, so we will be teaching accordingly. So let's move toward the next topic, that is the share in the moment functions. यस मैम, हम इसके बाद मैम इसका जो है वो 1-2 घंटे क्लास लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, गूगल क्लास लेते हैं। डिस्कस किया करें, जो भी इशू हो आई हैव प्रोवाइड यू विद द प्लेटफॉर्म, यू कैन आस्क मी एज वेल। So let's start the next topic as the time is too short for us. For the design of beams requires a detailed knowledge of the variation of the internal shear. We already discussed कि जो हमारे पास shear force है और bending moment है, तो उसकी requirement जो है तो वो डिजाइन में बहुत ज्यादा है। तो typically what we'll be doing, we will be calculating this shear and the moment function for the any structure, and accordingly we will design our structure. So shear or moment diagram, or the variation of the shear and the moment diagram with respect to the length is important. So we will be doing this directly as well and by the method of sections as well. So the variation of shear or moment can be written as a function of position x. हम x को different values देंगे and then we'll be able to calculate the shear and the moment at these locations. X will be what? X will be just simply a distance. So here you can see in general the internal shear and moment function will be discontinuous, or their slopes will be discontinuous at the points where the types are the magnitude of the distributed load changing. The main thing is कि आप लोग देखेंगे कहाँ पे आप लोगों ने shear और moment function with respect to the distance x calculate करना होगा।
आपने वहां पे सेक्शन लेना होगा जहां पे आप लोग की लोडिंग कंडीशन जो है वो क्या हो, वो चेंज हो रही हो. सो फॉर दिस मेंबर आई कैन टेक द सेक्शन एट दिस लोकेशन. लेकिन अगर लेट सपोज ये लोडिंग खत्म हो जाए, देन आई नीड एन अनदर इक्वेशन फॉर द शेयर एंड मूवमेंट एट दिस लोकेशन. Similarly, I'll be needing another equation for the shear and moment at point CD because the loading is changing at these location. So जहां जहां पे आप लोग की लोडिंग चेंज हो रही हो, वही वही पे आप लोगों ने एक एक सेक्शन लेके शेयर और मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी होगी, and then we will have to calculate the shear and the moment at this point and draw the shear and moment diagram. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक ग्लोबल एक्सिस एज्यूम कर ले. लेट सपोज मैं एक्स एक्सिस से इसका भी डिस्टेंस ले रही हूँ एज x1. सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस में वही एक्सिस से ले रही हूँ, और सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस में उसी एक्सिस से ले रही हूँ. सो यू कैन एज्यूम अ ग्लोबल एक्सिस एज वेल, और यू कैन डू दिस थिंग कि आप हर एक के लिए एक्सिस को चेंज करें. For x-axis, you take x1 from this location. For this portion where the loading gets changed, you can calculate the movement equation in terms of x from point B as well. Similarly, you can take this from point C as well. So depending upon you all. So the coordinates x1 and x2 will be used to describe the variation of the moment and shear throughout the length of the beam. So the same thing, let's discuss this example. Determine the shear and the moment in the beam shown in the figure as a function of x. You are given with one x and you are required to calculate the equation of the shear and moment at this location in terms of x. This is exactly similar we have done. हमें यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे लेट सपोज 6 फीट का डिस्टेंस दिया हुआ था, या लेट सपोज 6 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ था, तो हमने शेयर और मूवमेंट कैलकुलेट कर ली. नाउ वी आर गिवन विद द टर्म x, so हमारी आंसर्स इन टर्म्स ऑफ x आएंगी. And we will be taking one section at this cantilever portion because the loading condition is the same throughout the beam. So what we'll be doing first, we will be going to calculate the reactions in the same way, summation of moment and summation of forces. After calculating the reaction, we will be taking this section. And when we take this section, so we will have to calculate the shear, the moment in terms of x here. So let's suppose if I take summation of forces in the y direction. So you can see over here, this distance is x where we are going to take the section, and this total distance is 9 meters. So if there is a 10 kilonewton intensity in a 9 meter distance, so there will be x intensity in a, or let's suppose y intensity in a x meter distance. So here the intensity of the loading will be 10x divided by 9. This is actually loading 10x divided by 9, and this x is actually the distance. So 10x divided by 9 is the load, multiply with the distance x divided by 2 is actually the area, the converted area. Let me explain it again. This at a distance x will be how much? 10x divided by 9 from similarity of a triangle. So this one is 10x by 9. This one is x. So the area of this will be what? 1 by 2 of 10x by 9 into x. And its perpendicular distance will be from this location x by 3 and from this location to x by 3. So now you are able to calculate the shear forces and work and the moment at this location in terms of x. Let's suppose summation of forces in the y direction is equal to 0 and the downward shear is, let's suppose I am taking negative. So minus v minus 5x square by, this will be what? This will be 5. So 5x square by 9 or plus the reaction force 45, this will be equal to 0. So this is actually the equation of the shear in term of x. Now you are able to calculate the shear at any point. If you calculate the shear at, let's suppose x is equal to 0. So you will get what? You will get 45, the reaction force at this location. If you are put x is equal to 0, so क्या होगा? हमारे पास shear 45 के equal आएगा this point. If let's suppose I put x is equal to 1, so I will get a shear force at this location. Similarly, if I put x is equal to 2, so overall we will get a shear force at this location by putting the different values of x, by putting the different values of length. And similar goes for the moment equation as well.
Let's move toward another example. Determine the shear and the moment in the beam shown in the figure as a function of x1, x2, x3, and x4. So the same procedure. First, you will have to calculate the reaction at the level of the support by equations of equilibrium. Then you will be taking a section at x1 location. This one, you will be having a shear here, a movement here, any reaction forces here as well. So using this, you will be calculating all these in terms of x1. As you can see here, it's done. So similarly, you can calculate the reaction or the internal action at a distance x2 from the support as well. I hope this is clear to you now. And similarly, you can do it for x3, and for the x4, they have moved from the which direction? They have moved from here to here. So you will be taking which section for x4? This one. 265, 1350. This one is x4, and you are required to calculate the shear and the moment at these locations. So shear will be simply 265 and moment will be simply 1350 minus 265 into x1. So you can see over here 1350 the shear force, and the moment will be what? 1350 minus 265 into x4. So you can put the different values of the loads and the different values of the length, and you can calculate the shear and the moment at these locations. So the next example is to determine the shear and moment in the beam shown in the figure. So you can see now the beam is subjected to which loading? A trapezoidal loading. And you are required to determine the shear and the moment in terms of x. You can calculate, you can take x from here, as this is not specified, or you can take x from here as well. Here you can see you are given with two loading. One is the rectangular and the other is triangular. You can directly use the trapezoid formulas for calculating the reactions as well, but it will be easy to for you to convert it into one rectangle and one triangle. First, what you will be doing, you will be calculating the point load effect due to this 20 kilonewton per meter load, which is triangular portion. So this will be 20 multiply 9 divided by 2. You will get 90. And similarly, you can calculate the rectangular portion as 10 multiply 9. So 10 multiply, both come out to be 90 kilonewton and 90 kilonewton. But because of this triangular portion, the 90 kilonewton load will act as 2 by 3 portion. And similarly for the 2b by 3 portion. And for the 10 kilonewton intensity, the reaction force or the point load will act at simply 9 by 2 location. That is at 4.5. So now you are able to calculate the now you are able to calculate the reactions at these levels, or the internal loadings at these levels. Should I do it, or it is clear? Should I do it? कर ले मैम. Okay. जहाँ पे clear ना हो तो उसी time बता दिया करे, then I will explain that thing in much deep way. अच्छा, so let's suppose if I am taking section at this location. Let's suppose if I am taking section at this location. So this will be what? This will be like this. And here we will be having one support. And here I will be calculating the shear and the moment V and M in terms of this X. So what I'll be doing first, I'll be calculating these loadings in terms of X. These loading in terms of X. If I convert the if I convert the 30 kilonewton load, or this is now 20 kilonewton at this location, you can see 10 kilonewton is the rectangular portion, and the total over here is 30. So the 20 goes for the triangular portion and the 10 goes for the rectangular portion. So if let's suppose I am having a 20 kilonewton intensity in a 20 meter distance, or 9 meter distance, sorry.
So how much will be the intensity at x meter distance? So this will be 20 by 9x. So the intensity of this loading is 20 by 9x. The intensity of this loading over here is 20 divided by 9x. And the intensity of this will be 10 into x. Sorry, this will be the same 10 throughout. So if I calculate the point load effect of these, so this will be what? This will be 20 divided by 9 into x by 2. 1 by 2 of 20 by 9 into x into x. So this will be how much? This will be 10x square divided by 9. So this loading is 10x square divided by 9, and this will act at a distance of 2x by 3. And if I calculate the resultant force due to this one, so this will be simply 10 into x. And this 10 into x will occur at a distance of x by 2. So the loading is now clear. Now we can calculate the reaction at the support as the internal loading, sorry. Summation of forces in the y direction. So we have this force in the y direction, that is 75. We have this force, that is 10x, and we have this force at this location. So the shear in terms of x come out to be this one. And hence we can calculate the moment at this location as well. That is 75 into x, the perpendicular distance of 75 is x from this location. 10 into x by 2. 10 into x by 2 plus this loading, as I already calculated, this is 10x square by 9. So this 10x square by 9, 10x square divided by 9 will act at a distance of x by 3 from here. So 75x is, this is counterclockwise. So let's take it negative, clockwise, sorry, minus plus 10 into x by 2 and plus 10x square divided by 9 into x by 3. This will give you the equation of moment at this point at a distance x. So give different values of x, you can calculate the shear and moment values. Now how to draw the shear and the moment diagrams for a beam? Is this clear to you all कि हमने shear और moment in terms of x कैसे calculate करनी होगी? किसी को कोई मसला तो नहीं है? Clear है? मैम ट्राई कर लेंगे, अगर कोई मसला हो तो फिर आप बता दें। चलिए सही. Anyone else? No, ma'am. Okay. So अब हम क्या करेंगे? हम shear and moment diagrams for a beam discuss करेंगे. हमने shear की equations in terms of x तो derive कर ली कि हम x को different values देंगे और accordingly हमारे पास shear और moment की different values आएंगी और हम उन values को plot करेंगे and we will be getting what? We will be getting the shear and the moment values at every location. हर point पे हर point पे मुंग सर राजी मुंग सर बद shear और the moment values राजी. And when we get the shear and the moment values at different location, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसका एक diagram बनाएंगे and that diagram will show us the variation of the shear. हमें shear जो है वो कैसी vary करती है along the length of the beam and the moment कैसी vary करती है along the length of the beam, वो हमारे पास आ जाएगी. So let's take a break of 10 minutes, then we will discuss this topic. Excuse me, ma'am. जी बेटा. Ma'am, if you would like to give the break for Fred, then wouldn't that be okay, ma'am? Because without Fred, So should I skip the break? Fawad? Okay, so let's skip it. I have no issue. We will end our class at 1. So let's discuss this thing. Simply let me give you an overview of the shear and moment diagram for a beam. हम क्या करेंगे? हम स्टॉल हुई थी क्लास 11 बजे ले भी खत्म शे मुझ टाइमिंग.
So the shear and moment diagram for a beams, हमने जो equations draw कर ली, derive कर ली, sorry, in terms of x. So उन्हीं equations में हम values put करेंगे and we will be calculating the different values of the we will be calculating the different values of the shear and the moment, and then we will plot those values accordingly and we will get the shear and the moment diagram. So just give me an overview of this कि shear force हमारे पास क्या होती है. Shear force is actually loading, the variation of loading, the rate of change of loading. So we can call the slope of a shear diagram as the intensity of the distributed load or the intensity of any load over the beam. So हम shear किसकी मदद से draw करते हैं? हम shear loading की मदद से draw करते हैं. और जो हमारे पास मूवमेंट डायग्राम होगी, दैट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द वर्ड, द स्लोप और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मूवमेंट इज इक्वल टू शेयर. सो मूवमेंट डायग्राम की जो स्लोप होगी वो एक्चुअली शेयर फोर्स है. तो शेयर फोर्स की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो सिंपली अगर हम लोडिंग को एड अप करें या सब्ट्रैक्ट करें, एंड इफ वी मूव थ्रू आउट द लेंथ, so we will get a shear diagram for this. And if we calculate the areas of the shear diagram, we will get the moment. So area of the moment, area of the distributed load or any load is shear, and area of the shear is moment. So this is something relevant to each other. So change in the shear will be equal to area under the distributed loading diagram. अभी हम जो examples explain करेंगे तो उसमें आप लोग को समझ आ जाएगी इस चीज की कि कैसे shear जो है तो वो area है. Then similarly change in the moment will be equal actually the area under the shear diagram. So if we let's suppose if a force F acts downward on a beam, if a force F acts downward on the beam, delta V is negative, so the shear diagrams will jump downward. So अगर let's suppose आपकी loading downward हो तो shear भी downward जाएगा. If let's suppose आप लोग की area और shear का जो area है वो पॉजिटिव हो तो क्या होगा? आप लोग की मूवमेंट भी पॉजिटिव होगी. एंड अगर आप लोग की लेट्स सपोज शेयर का एरिया नेगेटिव है तो मूवमेंट भी नेगेटिव होगा. So how we will be drawing that? So determine the support reaction first. This is the core step. It should be clear to you all. Then the next is to construct the shear diagram. First, establish the shear force and x-axis and plot the values of the shear at each end of the beam. I already told you we'll be doing it by two methods. One, I will explain it directly, and the second, you will be doing it by the same as we have discussed previously कि आप in terms of x shear की equations लिखेंगे, उसमें values लगाएंगे at each and every point, and then you will be calculating the values of the shear and moment, and you will have to plot these values. आप लोगों की जो shear की slope होगी, if the distributing loading is a curve of degree n, the shear will be a curve of degree n plus 1. What does it mean? It means that if let's suppose you are drawing, if you want to draw the diagram for what? If you want to draw the diagram of a point load. Let's suppose a beam is subjected to a point load and we get two reactions. So how will be the shear diagram of this thing? A shear upward at this location, a force will come like this. So this is a 0 degree line. This is a 0 degree line because there is no forces at this location, you can see. So we will be drawing a straight line to show there is no forces. Here we came with this force. So we will subtract this force from this and we will move like this. And as you can see, there is no loading at this location as well. So we are also getting a 0 degree line. So the shear force for this is a 0 degree line. So how what will be the moment? Moment will be a 1 degree line. A 1 degree means this type of line. So for a point load, a shear will be like this and a moment will be like this. And if the shear is a 0 degree, so a moment will be a 1 degree line. Similarly, the variation of the moment will be shown like this. Similarly, if I have a distributed load, so its shear force diagram will be like this, a 1 degree line. So its movement will be what? Its movement will be a curve, a 2 degree line, a circular curve.
So this is something you will understand by practicing कि हम किस लोडिंग के लिए कैसी डायग्राम बनाएंगे. But here at this point you should came to know कि अगर आप लोग की लोडिंग आप लोग की शेयर 0 डिग्री है तो क्या होगा, आप लोग की मूवमेंट 1 डिग्री का कर्व होगा. So if a distributed loading is a curve of degree n, the shear will be a curve of degree n plus 1, and similar goes for the moment कि अगर आप लोग की शेयर डायग्राम जो है if it is a कर्व ऑफ डिग्री n, तो आप लोग की मूवमेंट जो है तो वो कर्व ऑफ डिग्री n plus 1 होगी. So shear is related to the loading and moment is related to the shear forces. So draw the shear force and the bending moment diagram of the following beam. You can calculate the reactions for this beam, but as this is you can see this is asymmetric, so I can take this as P and this as P. So now I will be drawing the shear and the moment diagram. The overall steps are explained over here. Let me do it directly. You can then see the steps. So this is the beam, and the beam is subjected to P and P, and this is the reaction forces to these. Now what will be the procedure? You will be taking X this location and X at this location and X at this location. You will be doing what? You will be putting different values of these lengths, and you will be calculating the shear at this point, a shear at this point, a shear at this point, and a shear at this point. 4 values of shear you will be picking from these equations which you have wrote in terms of x. जो x की terms में आप लोगों ने equations लिखे हैं उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये lengths की values put करेंगे. पहले आप लोग 0 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप ये लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इस लेंथ और फिर इस लेंथ पे, और आप लोग इस सब लेंथ पे शेयर और मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे. दिस is one of the way of drawing the shear force and bending moment diagram. फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप हर लोडिंग से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो आप लोग की कैलकुलेटेड वैल्यूज होगी वो आप लोड करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. कुछ नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी, फिर आप लोगों ने उस नेगेटिव और पॉजिटिव सब वैल्यूज को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा. देन यू विल गेट अ shear force and a bending moment diagram. This is one of the procedure, and another procedure is you can do it directly by what? Let's suppose this P force is acting upward. P जो है वो हमारे पास ऊपर है, तो I have drawn it like this. Then I'll be moving it from this location. I'll be moving from this location to this location. इस location पे हमारे पास एक another force P apply है, और वो force क्या है? वो force downward है. And if I add P minus P, so this will give me 0 shear at this location. Just add the loads. Just add the loads. यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो I'll be moving with a 0 degree curve. Let me draw it with another pin so you can understand it much better. I have a load P at this location, positive P है, तो I have moved upward. यहाँ से यहाँ तक जब मैं आऊँ तो I have no loading, so I have drawn a 0 degree curve. Similarly यहाँ पे again I am having a load in a downward direction, तो मैं क्या करूँगी, उस previous load के साथ उसे add करूँगी. So इस P के साथ जब मैं ये P add करूंगी तो I will get 0 shear at this location. Then after drawing it I will be moving from here to here. यहाँ से यहाँ तक फिर मेरे साथ कोई लोडिंग नहीं है तो the line will be simply a straight line, a 0 degree line. यहाँ पे again I am having another value of P. So जो 0 shear है उसके साथ यहाँ पे मैं minus P add करूंगी, so I get minus P at this location. तो यहाँ पे मेरे पास माइनस P है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की मूव करूँ so I have no loading, so 0 degree line. यहाँ पे upward again I am having P, so this minus P will add to this P and it will give me a shear force diagram like this. Is the shear force clear to you now, or should I explain it again? Yes, ma'am. Clear. So after getting the shear force diagram of these beams, what we will be doing, we will be drawing the moment diagram. This one is the shear. Draw a line from each loading location. Now, the moment diagram, I already told you moment diagram is actually the area of shear.
So you can see over here at the start of the beam there is no movement as the support is a pin support. So movement is zero over here. So zero movement. So then I came toward this line. इस लाइन से पहले मेरे पास कौन सा एरिया है? दिस इज P and this distance is L. So कितना एरिया आएगा? This will be P into L. into L. P into L. So वो मैं कैसे? यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एरिया क्या होगा? P into L होगा. 0 से P into L, join it by a line. This will give you a 1 degree line as shear is a 0 degree line. Similarly, you can see over here there is no movement at this location. There is no movement at this location. Shear area. So जब कोई एरिया ही नहीं है शेयर का तो मोमेंट भी हमारे पास क्या होगा? 0 होगा इस पोर्शन में. Then I am having a negative area over here. So the movement will be what? The movement will be negative. So you can see as there is no shear force, so the movement diagram will move like this. Then I will have to subtract it. The P into N will exactly the same. The movement will exactly the same. That is P into L. Then I am having in another area of the same minus P into L. So P into L will add up to the minus P into L, and PL minus PL will give me a 0 moment at this location. So this is the moment diagram directly. Or you can do it using the same X distances, or take different sections over here, over here, over here, calculate the values of shear and moment at this location, calculate the values of shear and moment at this location, shear and moment at this location, shear and moment at this location, and plot these values, you will get the same diagram. This is a very easy example of drawing the shear force and bending moment diagram. So you have the shape of the shear force and the bending moment diagram for different loading will vary. You can see like this, and you will have experienced this in the examples as well. So no need of wasting time on this. So draw a shear and moment diagram for each of the beam shown in the figure. So anyone who can draw the shear and the moment diagram for the first cantilever beam? Draw the shear and moment diagram for the we should draw on page. Draw it on page. Yes, ma'am, ड्रा कर लेंगे. अभी कर ले. This an activity. अभी कर ले. ठीक है मैम, कर. Draw the shear and the moment diagram for both these. Hurry up. I may ask any one of you to tell me कि diagram कैसे बनेगा. मीन बन गया. बन गया. अच्छा. अच्छा, तो मुझे बताए कैसे बना. बना लिया मैम. अच्छा, कैसे बना आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. मैम ये जो स्पोर्ट है वहां पे हम लोगों ने ये फोर्स ले ली, तो शेयर जो है वो हमारे पास पी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पी जो है ना वो सिंगल फोर्स है यहाँ पे जो एक्ट कर रही है और पॉजिटिव. ओके. और जो बताएं जी मैडम, ये शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो 1 डिग्री का होगा, और जो BMD डायग्राम होगा वो फिर सॉरी 0 डिग्री का SFD होगा, और 1 डिग्री का फिर BMD होगा. Did you get like this? Yes, ma'am. Okay. So this is some hand-on experience on these things. You will be learn it by time, as we have already learned it with time, how to draw the shear in a moment diagram. Practice over these things, and let's explain this example number 1. And in an example number 1, the two horizontal members of a power line support frames are subjected to the cable loading. You can see 3 cable loadings, 4 kilonewtons are on this tower. So power line, so that the shear and moment diagram for each member. So you can see over here you have 2 supports. You have a support over here and a support over here.
and you have a loading at this location, this location, this location. So you can calculate the reaction at the support, and that will come out to be 6 kilonewton and 6 kilonewton. Now you can use the same procedure as I already explained. Take an x this location, x at this location, x at this location, x at this location. Calculate the shear and the moment values at x is equal to 0, at x is equal to 1.5. Similarly, for this section, as this is x2, for x2 is equal to 0 and for x2 is equal to 1.5. Similarly, for CD portion x3, calculate the value for x3 is equal to 0 and x3 is equal to 1.5, and similar goes for x4. So you will get the shear and moment values at each location. Then what you will be doing, you will be drawing a line from each loading location. You will be drawing a line from each location, and you will be plotting your values. And if I do it directly, so you can see over here I have a 4 kilonewton of the load acting downward. So negative force hai, so that will come that will be downward from the x line. So from here to here I have no loading, so the shear diagram will be like this. From here I get a 6 kilonewton. So minus 4 plus 6 will give me what? Minus 4 plus 6. Add all the forces. You will have to add all the forces from here to here. So minus 4 plus 6 will give me what? This will give me 2. So positive 2, so I will move upward up to 2 kilonewton. Then from here to here I have no loading. So add all the forces from here to here. That is 4 minus 6 now, and a downward force of minus 4. So 2 minus 4 will give me minus 2. So move downward. Similarly, no loading from here to here. Now minus 2 plus 4, plus 6, you will get 4, and you have no loading at this location. So क्या आएगा? 4 जो है वो हमारे पास ऐसे ही मूव करेगा, and minus 4. So this is your shear diagram. It will goes to 0. The next thing is you will have to draw the moment diagram for this. What you will be doing? You have no moment at point A. So 0 moment. You will be starting from a 0 moment. You can see the shear area is negative. Minus 4 into 1.5. That is minus 6. So you will move downward and join it to minus 6. Now this area, add this area, this is positive 2 into 1.5. So minus 6 plus 2 into 1.5 will give me minus 3. Now again, this is a negative area, minus 2 into 1.5. So minus 3 minus 2 into 1.5. So this will give me minus 6. Plus, this is a positive shear area, 4 into 1.5. So minus 6 plus 6 will give me this one. So this is actually the moment diagram for this beam. A whole procedure is explained over there. Similarly, draw the shear and moment diagram for this one. So I already told you if the loading is of which degree. If the loading is of 1 degree, so the shear will be of 2 degree line, and the triangle, we consider triangle as a 1 degree. A 1 degree slope. So its shear will be a 2 degree slope, a curve, and its moment will be a 3 degree slope. So you can see over here they have calculated the reactions, and then from the reaction, what you will be doing, you will be drawing the shear and the moment diagram. So a 30 kilonewton force acting upward. So 30, और इस एरिया को अब आप माइनस करें, इस लोड का जो एरिया है उसे अब माइनस करें. 20 into how much this distance is? This distance is 9. 20 into 9 divided by 2. So 30 minus 20 into 9 divided by 2. This will give you what? This will give you minus 60. So join it by a 2nd degree curve, because the loading is 1 degree. So this will give you 60, and a 60 kilonewton load is upward. So minus 60 plus 60 will give you 0. And how you will be calculating this distance के जो हमारे पास ये point of intersection है, ये कहाँ पे आया है?
तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, shear divided by the load intensity. Shear divided by the load intensity will give you this distance, and you can calculate the area of this portion. So this is something related to your shear force and bending moment एक्सक्यूज मी diagram. मैम, जी बेटा, मैम इसमें हम कर्व तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे दूसरे ये तरीके से नीचे की तरफ गए तो हम ऊपर भी मतलब ऊपर की तरफ बना सकते हैं, तो ऐसा हो मीन्स, सकता है? अच्छा आप इसे कह रहे हैं कि यू मे ड्रॉ द कर्व लाइक दिस, है ना? Like let's suppose I have drawn it like this, so you may draw it like this, huh? This is what you are saying, यस मैम। or like this. So this depend upon your intensity. This thing depend upon your intensity. Now you can see if the loading is increasing from here to here, so you will have to draw a curve like this, an increasing curve, जिसकी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो. And if let's suppose your loading is somewhat like this, so its shear diagram will be like this, from a higher to a lower point, from a lower to a higher point. So this is something related to your loading conditions. The next example is example number 13. Draw the shear and moment diagram. Here, the most important point for the explanation is this already applied moment and load. What you will be doing with this, you are first you will have to calculate the reactions that support A and B. That come out to be 0.67 and 2.33. Now, 0.67 upward, there is no loading over here, then a 3 kilonewton load acting downward. So 0.67 minus 3 will give you minus 2.33. So there is no loading over here. There is a movement, but that will be incorporated in the movement diagram, not in a shear diagram. Shear is just related to the loading. So minus 2.33, and this will and an upward load of plus 2.33. So the shear force diagram is like this. The moment diagram of this figure is here, the moment is 0. So here the moment is 0. Here the moment will be the area of the shear diagram. 0.67 multiply 3. So this come out to be 2.01. 2.01, then you will be doing what? You will be calculating the area, this area, which is minus 2.33 multiply 1.5. So 2.01 positive minus 2.33 multiply 1.5. So this will give you minus 1.49. So minus 1.49. But at this location, you can see you are already applied with a 5 kilonewton load. So the clockwise movements at this location, what you will be doing, you will be adding that. You can see this is a clockwise movement. So add that into add this to minus 1.49. So minus 1.49 plus 5. So this will give you 3.25, and then calculate the area of this minus 2.33 plus 1.5. So subtract it from over here, and you will get 0. So you will have to incorporate the movements in a moments and a loads in loads. And a clockwise movement will be add to the if the already applied load is clockwise. So you will have to add it to the your answer. Just remember this thing. If you have a hinge at any point, so remember one thing, or a check. आप लोग इसे अपने साथ एक चेक के तौर पर भी रख लें कि जो हिंज पे आप लोगों का मूवमेंट जो है वो 0 होगा. हिंज पे आप लोगों का मूवमेंट 0 होता है, as I already explained this thing. तो आप लोग क्या करेंगे? If you, let's suppose we have an applied moment of 48 kilonewton and 30 kilonewton. So first we'll have to draw its shear force diagram. How we will be drawing it? A shear force diagram of this. A 6 kilonewton load upward, no loading at this location, so come straight. And 8 kilonewton load downward, so 6 minus 8, this will give me minus 2, come straight, and there is no loading above. Then you have a 2 kilonewton load, so minus 2 plus 2 will give you 0. So this is the shear force diagram. A moment diagram,
I already told you a curvature like this, if a movement can cause curvature like this, so this is a negative movement. So you can see over here the 48 kilonewton is a negative moment. So draw it downward, a 48 kilonewton downward at this location. Now add with this minus 48 kilonewton this area, 6 multiply 12. So minus 48 plus 6 multiply 12. So this will give you what? This will give you 24. Positive 24. So move up. Now add this area to it, this one. Minus 2 multiply 12. So minus 2, when you multiply minus 2 multiply 12, so 24 minus 24. So the calculations is correct, the reactions are correct, the shear diagram is correct because we are getting a zero moment at internal hinge. Then move downward and then another applied moment of 30 kilonewton. So this is the check that you can see that if your answer is correct, if there is any internal hinge, and if you are getting a moment at that internal hinge is equal to 0. So समझ आ जानी चाहिए आपको कि आपकी shear force और bending moment diagram जो है तो वो correct है. Similarly, you can draw the shear force and bending moment diagram for such type of loading as well. So just have a look at this. Similarly, a shear force and bending moment diagram for such type of loading as well. Here you can see. And now you can draw the shear force and bending moment diagram using superposition as well. Superposition means you are you have, let's suppose, such type of let's see in example number 18 कि आप लोग के पास एक बीम है and you are required to draw the shear force and bending moment diagram. So अगर आप लोग को let's suppose directly shear force or bending moment diagram draw करना clear नहीं है तो you can draw it separately as well and then you will combine it. Similarly, you can see over here कि आप लोगों के पास जो बीम है, बीम AB, so it has two type of loading. One the point loading and the other 5 के performed the distributed loading. So first draw a shear force diagram for the distributed loading, calculate the reaction at these supports, and draw the shear force and bending moment diagram for the distributed loading. A shear force diagram will be like this, and similarly plus draw a shear force diagram for a 10 kip. A 10 kip will transfer over here as a 10 kip, so this will be a shear force diagram for this. So combine both the diagrams. Combine both the diagrams will give you the shear force and bending moment shear force diagram for collectively for the beam. So this is superposition that you are adding to and getting the sum. Similarly, you can draw its moment diagram as first. Let's suppose you want to draw the moment diagram for here. So the moment is negative minus 250. So this will give us a zero moment at this location as there will be no moment over here. Similarly, you can draw a moment diagram for the 10 kip load as there will be 10 multiply, let's suppose 10 into 10, 200 kilonewton kip foot moment over here. So 200 and here the moment will be 0. So this is the moment diagram. You can add them together like this. For till here you have the distributed loaded diagram and this like this. So this is a moment and shear using superposition. Similarly, you can who will going to tell me how many diagrams we will be going to draw for this one? Sona diagrams pe judi ki de para. And how many diagrams we will be going to superpose for such beams? Let me ask from you. Koi na bole. Why about 76 students में आप लोग की क्लास में सिर्फ 36 स्टूडेंट प्रेजेंट है? मैडम हमारी 46 टोटल स्ट्रेंथ है. There are 44. 76 students in my class in structure analysis. 76 students. Yes, वो बाकी complete रजिस्टर registered हो है. गए, हम तकरीबन टोटल 42 हैं. अच्छा तो री रजिस्टर्ड क्लास नहीं लेते होते? अच्छा, so Muhammad Osama, a genius student of my class, I can call him a genius student. So Osama, कितने हमारे पास इसे हम कितने डायग्राम से सुपर इम्पोज कर सकते हैं? 4 में 4 में? No. 2 में मैम 2. Not in 2. Let me ask someone else. Osman Ali. Osman Ali, आप बताएं.
उस्मान अली, आप सोए हुए हैं? उस्मान अली, so inform him. मोहम्मद सईद, यस मैम। a very good student of my class. आप मुझे बताएं कि कितने डायग्राम्स बनेंगे? मैम वन मैम। वन? कितने में हम मैम इसे सुपर इम्पोज करेंगे? कितनी वन सुपर पोजिशंस? थ्री थ्री मैम नहीं है सर मैम थ्री। थ्री कौन कौन सी? यू डिस्ट्रीब्यूट 20 किलो न्यूटन मीटर ये तो हमारे साथ मोमेंट है, दूसरा भी मोमेंट है, और तीसरा हमारे साथ लोड है मैम 5 किलो न्यूटन पर मीटर। एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे? we will be superimposing, or you can say we will be superimposing the movement due to this 20 kilonewton, a 40 kilonewton, and this 5. So 3 loading conditions. We will Yes, be ma'am. summing up 3 loading conditions to calculate the, or to get the required shear force and bending moment diagram. And now at this stage, I hope so that you will be able to draw the shear force and bending moment diagram for a distributing loading. I hope so you will be able to draw the shear force and bending moment diagram for applied moments. So summing them together, you will get a shear force and bending moment diagram for this beam. So this is your home assignment number 1. You are required to submit your home assignment number 1 in the coming class. I will not going to entertain something like this. Okay, ma'am, we are unable to submit it this week. Just try your best or submit it in the next week. Or let's suppose, let me give you a 10 days for this. So Wednesday, next Wednesday, we will be having an 8 day. So 9, 10. So I will give you a 10 days for this home assignment. You will be having to submit this assignment up to the coming Friday. सही है? नेक्स्ट क्लास में नहीं, कमिंग फ्राइडे तक आप लोग सबमिट कर ले। फिर रिक्वेस्ट है आप लोग की असाइनमेंट में, जस्ट डू इट। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनीवन हैविंग एनी इशू? I will upload this home assignment to your classroom as well. Anyone having any issue? कोई मसला है? Anyone having any issue? No, ma'am. No issue. No, ma'am, try कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा। चले, that's good. Try it by yourself. अगर कोई मसला हो, then we will discuss it. Yeah, Shahid Khan, I will definitely share the recording. Or Acha. So one of the student asked me in the previous class, I already mentioned it in the start of the class, that I will discuss your queries at last. So I have saved 10 minutes for that. So let me first go to the classroom. Ma'am, can you enlighten us with the one-way and two-way loading system? Who asked this question in the classroom? यहाँ पे कुछ उनका नाम मेंशन है, सईद। ओके, सो जो आप लोग के क्लासरूम में नेम्स हैं, तो काइंडली अपने जो आप लोग के व्हाट्सएप है तो उसे यही नेम मेंशन करें, सो दैट आई कैन कम टू नो कि ये आप हो। अच्छा सईद, तो एक्चुअली इन स्लैब सिस्टम्स we have two types of loading conditions. You may get two type of loading condition. One is a one-way condition and the other one is two-way condition of loading. In one-way condition, what happened? If the slab is a one-way slab, let's suppose one-way slab means if the slab is somewhat like this, कि जो shorter directions है वो बहुत छोटे हो और जो longer direction है वो बहुत बड़ा हो, मतलब this is something rectangular. So क्या होगा अगर आप लोगों की लोडिंग आएगी स्लैब पे, so this slab loading will cause a movement in the shorter directions, a net movement in the shorter direction. इस movements की वजह से longer sides तो effect इतनी नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास shorter direction है, all the loading will get transferred to these shorter directions.
So we call this as a one way loading condition कि एक ही डायरेक्शन में हमारी लोड ट्रेवल करे. जो हमारे पास शॉर्टर बीम्स है that will be susceptible to what? That will be susceptible to bending. So इन बीम्स में बेंडिंग आएगी, लोड हमारे पास शॉर्टर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी. So we call this system as a one way loading system. One way loading system. This will be something you are going to discuss in your RCD courses, not over here, but as you have asked the question, so that's why I'm giving you an idea. So just remember one thing: if the slab is a rectangular slab, our length to are the shorter side to longer side length, or the longer side to shorter side length ratio is greater than 2. So you classified that slab system as a what? Is a one-way slab system, and in a one-way slab system, all the loads of the slab will be transferred to these shorter beams, and we will call it as a one-way loading condition. Similarly, if you are having a let's suppose a square, or if let's suppose you have a slab having longer side to shorter side ratio less than 1, sorry, यहाँ पे greater less than 1 or 2. So क्या होगा? जो लोडिंग आप अप्लाई करोगे, that loading will be shifting toward this and this. All the loading will be shifting toward all the beams. तो क्या होगा? इसकी वजह से हमारी लॉन्गर और शॉर्टर साइड सब साइड्स में हमारे पास बेंडिंग इफेक्ट्स आएंगी. Bending effects आएंगी. So we can call this as a two-way action because the loading will move this way and this way as well. So this is related to two-way action or two-way loading condition. So this is something related to the slabs. You will going to discuss it in your RCD courses. This is just a general information regarding one-way and two-way loading condition. That in a one-way loading condition, all the movement and the loads will move toward the shorter beams, and in a two-way loading condition, all the four sides beams will going to take the loads and the movement. So this is something related to your answer. I hope so it will be clear to you now. So let me take the attendance and kindly inform all the students if they have any issue regarding not taking the class. So kindly inform me, because out of the I'll